कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस यानी कि आईएनए, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट भी बोलते हो, बहुत शानदार रहने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के जो भी आर्टिकल हैं, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी या फिर डाउन टू अर्थ, काफी डिटेल में हम लोग कवर करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, यानी कि करंट के साथ में काफी शानदार स्टैटिक का मिक्सचर रहेगा, जिसमें आप लोगों को कई सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेंगे और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक कंप्लीट आर्टिकल का डिस्कशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। मतलब कहने का यहां पर यह कि जैसे कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यूथेनेसिया के आर्टिकल के बारे में, तो काफी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहां पर हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्सप्लेन करूंगा ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फोरम है उसके बारे में, इसी के साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट आप लोगों के सामने आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी होगा। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों का चलने वाला है। स्कीम बहुत प्यारी है। यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों ने स्कीम इंप्लीमेंट करते हुए स्टेट को देखा होगा, पर लेकिन स्टेट के ऊपर पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है। तो क्या है, इसको भी बहुत डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि बैलेंस डाइट के अंदर में आप लोगों को हर कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट, एडिटोरियल, एक एनालिसिस, इसी के साथ में मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन, मेंस की कोटेशन, प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फोकस न्यूज एनालिसिस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3-4, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो उसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसे कि अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। एंटी कन्वर्जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानेंगे। इसी के साथ में आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों को बताने वाला हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी यूट्यूबर को देखते हैं या फिर कोई यूट्यूबर है आज के डेट में, तो वो जेल जा सकता है अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है जुडिशरी के नाम पर। अभी यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट निकल कर आया, पूरा डिटेल में बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या है। इसी के साथ में और भी यहाँ पर कई सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा। बिल्किस बानो वाला जो केस देखने को मिला, उससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या मुद्दे अभी देश के अंदर चल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी होंगे जो कि वनडे टाइप में पूछे जाते हैं, वनडे टाइप एग्जाम में, ये भी आप लोगों के सामने होंगे। आज का एक सीसेट का क्वेश्चन भी होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट करना और फिर आंसर इसका आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पर्सन इन न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन, और वीडियो के एंड में आप लोगों को वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। शानदार तरीके से आप लोगों को चीजें यहाँ पर सामने नजर आएंगी। आज के बहुत ही शानदार तरीके से जो आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, ये है आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। इनके द्वारा आंसर दिए गए यहाँ पर डिटेल में बहुत ही अच्छे से पिन कर दिए मैंने कल की वीडियो के नीचे। तो आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर ये। अगर आप लोगों को बनना है एसएलवी कमांडो, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उनका आंसर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देना है, और जो भी क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे उसको आप लोग लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। इससे ये फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और काफी अच्छा लगा। बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा अपने नाम के सामने आईपीएस ऑफिसर या एसडीएम या फिर कई सारे ऐसे नाम चेंज किए गए। जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं ना, अपने नाम के सामने लगा दो यार उसको। ये सबसे आसान तरीका है जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने का, ठीक है। बाकी आइए अब यहां पर बात करता हूं एक प्यारी सी कोटेशन के बारे में। ये जो कोटेशन है ये आज के एक इंसिडेंट से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चंडीगढ़ के अंदर जो इंसिडेंट देखने को मिला, बात की जा रही है अच्छी पढ़ाई से जरूरी अच्छी परवरिश है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी परवरिश भी जरूरी है। अगर परवरिश अच्छी नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर वो क्या बनेगा, द ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल या फिर ओसामा बिन लादेन, फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं बनेंगे अगर उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इंसान की परवरिश भी अच्छी होनी चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बने। वरना एक के तरीके से नहीं पढ़े, एक आप लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये देखो पढ़ा लिखा गधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, क्यों? क्योंकि उसको सोसाइटी का, समाज का कुछ ज्ञान ही नहीं है इंसान को। तो वो सारी चीजें भी आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्यों ये बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि अभी आप लोगों ने यहां पर देखा चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर शर्मसार हो गई यहां पर बहुत सारी लड़कियां, और लड़कियों के द्वारा ही यहां पर लड़कियों को शर्मसार किया गया। यहां पर काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, इसके जो चलते यहां पर काफी सारी दिक्कतें निकल कर आई। पूरा मुद्दा क्या है अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं,
एक लड़की, ऐसी बदतमीज लड़की जो कि दूसरी लड़कियों की नहाती हुई उनकी जो एक तरीके से फोटो या फिर वीडियोस निकाल रही थी और फिर किसी लड़के को भेज रही थी, जो लड़का है वो शिमला में बैठा हुआ है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उनको अपलोड कर रहा है अलग अलग साइट्स के ऊपर। और ये घूम फिरकर जब यहाँ पर उन लड़कियों के सामने आई कि यार ये तो हमारी फोटो है, हमारी वीडियोस हैं, तो फिर यहाँ पर ये बवाल मचना स्टार्ट हो गया। तो इसके चलते पूरा मुद्दा सामने निकल कर आया। जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये बातें पता चली, काफी लेट हो चुकी थी, उससे पहले बहुत सारी वीडियोज जो हैं सोशल मीडिया पर ऑलरेडी आ चुकी थी। कुछ लड़कियों ने सुसाइड का भी ट्राई किया, ऐसा बोला गया यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर 60 से भी ज्यादा लड़कियों की वीडियोज यहाँ पर देखने को मिली, ऐसा बताया गया। ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन की माने और पुलिस की माने तो वो बोल रहे हैं कि सारी अफवाहें हैं यहाँ पर लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर जो खुद वहां पर जिनके ऊपर बीत रही है वो जो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए काफी लार्ज स्केल पर ये पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो आप लोग उसको पहले एक बार जांच परख लीजिए, उसके बाद में आप लोग उसके लिए आवाज उठाइए। कई बार कई सारी फेक न्यूज होती हैं, पर लेकिन यहां पर खुद जो यूनिवर्सिटी के अंदर के जो स्टूडेंट अगर आप लोगों को बता रहे हैं और पूरा जिनके ऊपर बीती है वो बता रही हैं, तो यहां पर एक तरीके से काफी एक ऐसी सिचुएशन निकल कर आ गई है कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक साइड में इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अगर इज्जत खराब हो गई तो उसमें पढ़ने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी लांछन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो जहां पर वो हरकतें हुआ करती थी, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जरूरी है जिसके द्वारा भी हरकतें की जा रही है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, खासकर उस इंसान को जो यहाँ पर ये बिचौलिया का काम कर रही थी लड़की, ये फोटोज वीडियोज निकाल के सेंड कर रही थी। एक औरत ने ही एक औरत को एक तरीके से बेइज्जत कर दिया, यहाँ पर शर्मसार यहाँ पर चीजें हो गई। पर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। एक ऐसे फैमिली मेंबर है, इन्होंने भी ये बात काफी अच्छे से लिखी, ये बेसिकली फेसबुक पर इनके द्वारा रिप्लाई किया गया। देखिए, लड़कियों ने जो भी किया है वो लड़कियों ने हरकतें की है। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये है, कोई भी ऐसी वीडियोस आप लोगों को दिखती है वो ये सोचे कि हमारे घर में से अगर किसी की होती तो क्या हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते, तो आप लोगों को तुरंत उसको डिलीट करना है। कोई भी ऐसा लिंक आप लोगों को देखने को मिलता है, कुछ भी ऐसी चीजें, उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। क्योंकि जो भी लड़कियां हैं वो नॉर्मल नहा रही थी अपने जो भी बाथरूम के अंदर में, और कोई इंसान जो होता है वो कपड़े उतार कर ही नहाता है। इंसान है, सबकी एक जैसी चर्बी है, एक जैसी खाल है, पर लेकिन हवस का जो नंगा नाच सोसाइटी में देखने को मिलता है आज के डेट में, इसके चलते यहां पर एक घिनौनी नजर सब जगह आप लोगों को नजर आती है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग सोच ले कि यार ये हमारी बहन हो सकती है, तो हम लोग उस तरीके से कभी नहीं उस चीज को देखेंगे, फिर हम लोग उस चीज से फिर अपनी नजरें अपने आप हटाने स्टार्ट कर देंगे। ये सारी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो कोटेशन आप लोगों को बताया ना, यहाँ पर ये परवरिश वाली बातें तो यहाँ पर इसीलिए बताई है क्योंकि पढ़े लिखे तो सार सब हैं आज की डेट में, सब अपने आप को नॉलेजवान समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं, पर लेकिन उनके अंदर जो एक इंसान है वो आप लोगों को मरा हुआ नजर आएगा, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से पूरी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है और इसी के साथ में पूरी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी पूरी खलबली मच गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि तत्काल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पर, तो ये हर जगह कई सारे पन्नों पर ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में बस थोड़ा सा मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, खासकर लड़कियां जो भी यहाँ पर आप लोग कई बार क्या करते हैं, एक तरीके से ना मजे मजे में फोटो खिंचवा लिए, ठीक है। कई बार एक तरीके से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। एक बच्ची अभी कमेंट कर रही थी एक पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, जब मैंने चंडीगढ़ वाली जो वीडियो अपलोड करी उसके नीचे कह रही थी कि सर हमारे हॉस्टल में कई सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जैसे रूम में आते हैं तो बिना उसको बाहर भेजे वहीं पर खड़े होकर मतलब अपना कपड़े बदलने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सामने वाली ने अगर आप लोगों की वीडियो बना ली या फोटो ले ली और कहीं पर फिर अपलोड कर दी, तो आप लोग सोचो कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सॉरी, कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन अगर आप लोगों को आपके साथ में हो रही है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इसको रोकना है, ठीक है। तो इतने भी ज्यादा फ्रैंक नहीं होना है, अपनी प्राइवेट चीजें जो है अपने तक ही रखिए यार। आज की डेट में इतना डिजिटल मीडियम हो चुका है कि 1 मिनट में जो है चीजें वायरल हो जाती हैं, और खासकर ऐसी चीजें जो कि किसी को बर्बाद करें, किसी की इंसल्ट करें, वो तो सेकंडों में वायरल होती हैं। एजुकेशनल वीडियो भले ही रो के चलें, पर लेकिन ऐसी वीडियोज आप लोगों को वायरल होती नजर आएंगी, तो इसलिए इनसे आप लोगों को डिस्टेंस बना के रखनी है, ठीक है। और ये एक तरीके से मोरालिटी भी है, एक तरीके से एक एथिकल भी इशू आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के चांसलर है, केस स्टडी के तौर पर जैसे आप लोगों को कई बार बताई जाती हैं, और आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसको आप लोग कैसे टैकल करोगे। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। पर्सन इन न्यूज कौन है यहाँ पर, ये आप लोग इनको पहचानिए। देखता हूं यहाँ पर कौन कौन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
ऐसे या फिर आंसर राइटिंग में कोटेशन यूज कर सकते हैं। और अब की बार आप लोगों ने देखा निबंध के अंदर में कैसी कोटेशन आई, डायरेक्ट आप लोग यहां पर ये कोटेशन जो आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को पूछी गई। बोला जा रहा है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। यानी कि अगर इंसान क्या हो गया अगर इंसान का आप लोग हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन से उस इंसान को, तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि एक इंसान को आप लोग प्रॉपर वे में एजुकेट करें, उसको दिल से एक तरीके से एजुकेट करें, उसका दिल भी परिवर्तित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फिर वो जैसे मैंने उदाहरण दिया था ओसामा बिल्ला देने वाला, तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जरूरी है सिचुएशन जो है उस तरीके से चेंज कीजिए। तो शिक्षा और दीक्षा सही डायरेक्शन में अगर चले तो ही एक इंसान की लाइफ जो है वो चेंज कर पाती है। तो यहां पर ये कोटेशन है जो कि आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टडी लवर वीर के नाम से। 1,66,000 मेंबर जुड़े हुए हैं जहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। और आंसर राइटिंग जो ग्रुप है उसमें वीर तालियान के नाम से, जहां पर आप लोग आंसर लिख भी सकते हैं और एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग करना है। जो भी अच्छे आंसर लिख रहे हैं उनके साथ में अपने आंसर आप लोग मैच भी कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाती है अच्छे से। नोट्स क्वेश्चन वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए वैसे SLV PDF पर मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, इसको भी आप लोग लाइफ का पार्ट बना लीजिए और सारी चीजें आप लोग की अच्छे से आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले डिटेल में कई सारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ छोटे छोटे आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वो ये है कि आप लोग अपना शेड्यूल जो भी फॉलो कर रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो यार। कि देखिए अभी यहाँ पर आप लोगों का एक नया सप्ताह स्टार्ट हो गया है। मोटे मोटे तौर पर लगभग मतलब 2 सप्ताह लगभग बचे हुए हैं इस महीने के। इसके बाद में 3 महीने रह जाएंगे ओनली इस साल के। तो क्या आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा था ये साल यूटिलाइज करना, एक बार रुककर सोचो तो सही यार, क्या उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो? थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने टाइम को देखा करो। ठीक है, इससे क्या हो रहेगा, इससे आप लोग चीज़ों को सही तरीके से एंजॉय कर पाओगे। टाइम को जब तक आप लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करोगे जिंदगी में आप लोग सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी आप लोग डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में उठना है टाइम पर, या फिर आप लोगों को आज टेस्ट लगाना है, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, अगर उसको आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आके सॉरी लिखना और उसके सामने नंबरिंग भी करना, सॉरी नंबर 1, सॉरी नंबर 2, सॉरी नंबर 3। इससे क्या होगा, आप लोग अंदर से फील करोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर 1 मिनट लेट हो जाऊं तो भी सॉरी लिखो। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई काम आप लोग करना है, अगर एग्जाम देने आप लोग जा रहे हैं, अगर लास्ट में 1 मिनट बची हुई है आप लोगों के पास में और आप लोगों को गोले भरने हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 1-1 मिनट की इंपॉर्टेंस समझना जिंदगी में स्टार्ट कर दो यार। ये आप लोगों को बहुत आगे तक लेकर जाएगी ये हैबिट, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये एक तरीके से टास्क की तरीके से लो, चैलेंज की तरीके से लो। अपना कल का दिन कैसा रहा उसको एक एनालिसिस करो और बताओ कमेंट बॉक्स में आकर कि हाँ कल का दिन इतने प्रतिशत हम लोगों ने यूटिलाइज किया। इस प्रैक्टिस को करके तो देखो, आप लोगों की लाइफ के अंदर चेंज ना आ जाए तो आप लोग मुझे बता देना आकर, ठीक है, कि हाँ सर फालतू की चीजें नहीं चेंज आ रहा है। दिल से करो 1 मिनट, चेंज आएगा और 100% चेंज आएगा और इतना शानदार चेंज आएगा कि आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा लाइफ में सीरियस लो, फिर देखो कितना मजा आता है। ठीक है, आइए अब जो आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा उनको टकटकी लगाकर सुनना है और क्वेश्चन जो पूछूंगा उसके एंड में उनको दोगे, तभी लंबे समय तक आप लोग चीजों को भी याद रख पाओगे। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर और है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहां पर बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी बोला गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 23% का इजाफा हुआ है। यानी कि जो इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इनकम टैक्स हो गया या फिर जो कंपनी पे करती है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो ये कंपनी का इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो यहां पर दोनों मिलाकर लगभग यहां पर 7 लाख करोड़ के करीब देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर जो था लगभग 5.5 था, अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इसके अंदर इजाफा देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है कि अच्छा टैक्स कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अच्छी चल रही है। यानी कि अगर आप लोग टैक्स पे करते हो तो इसका मतलब ये कि आप लोग अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हो और जितना ज्यादा टैक्स पे करोगे इसका मतलब उतनी ही ज्यादा आप लोग सैलरी ले रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, अगर कहीं पर भी हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग उसके बारे में यहाँ पर बातें कर सकते हैं। सोचो वो जो इंसान यहाँ पर उसको बेसिकली जो ये क्रेन टाइप जो सिस्टम है इसमें लेकर उसको बैठा के लेकर आया उस इंसान को, तो आप लोग एक बार सोचो 1 मिनट के लिए कितना इंजीनियर टाइप का इंसान होगा। मतलब उसको ये लगा कि यार एम्बुलेंस तो आनी रही है, एम्बुलेंस वालों को फोन किया, उन्होंने कहा एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ पर पूछा गया हेल्थ डिपार्टमेंट से, उन्होंने बोला हमारे पास में एम्बुलेंस ही नहीं है। फिर यहाँ पर सफाई देते पाए गए वो, पर लेकिन अगर वो इंसान अगर उसमें उसको बैठाकर अगर हॉस्पिटल में ना लेकर आया गया होता तो उसकी डेथ हो सकती थी। इसलिए कहते हैं जब प्रॉब्लम में माइंड हो ना, माइंड को शांत रखकर आप लोग थोड़ा सा चीजों को सोचने की कोशिश करो कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। सोल्यूशन आप लोग खोज लोगे, इस बात की गारंटी है, अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे तो। देख सकते हैं वहां पर तो उस इंसान की जान बचा दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हेल्थ सिस्टम का फेलियर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि टाइम पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है देश के अंदर में, बहुत बड़ी बात है। रेडी पर लोग जो हैं अपनी कई सारे आप लोगों ने देखा होगा
लोगों को लेकर जा रहे हैं, कंधे पर डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कई सारी अभी रिसेंटली चीज़ें जो हैं वो वायरल हुई। तो ये जरूरी है कि हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर हम लोगों का बढ़ना चाहिए, वरना ऐसे इश्यूज जो हैं वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर और ज़्यादा इमेज खराब करते हैं। कि इंडिया के अंदर तो एक नया उदाहरण निकल कर आ गया कि इस तरीके से बुलडोजर के अंदर भी यहाँ पर चीज़ें ऐसे रख के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो समझो यार ये सारी चीज़ें, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल हैं आप लोगों की लाइफ के, जिनको आप लोग मेंशन भी कर सकते हो कि ऐसा इशू अभी रिसेंटली देखने को मिला, इसलिए हेल्थ सिस्टम के ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि एक मूवी है जिसका नाम है गुजारिश। किस किसने ये मूवी देखी है? जिसने देखी है वो यस बोलिए, और जिसने नहीं देखी है वो नो बोलिए। अब यहाँ पर जिसने नहीं देखी है उसको मैं थोड़ा सा एक इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोग इस आर्टिकल के साथ में कनेक्ट कर सकें। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये मूवी है, लगभग आई थिंक 2010 में ये रिलीज हुई थी। संजय लीला भंसाली के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी में एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक मैजिशियन होता है, पर लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जो उसको इंजरी होती है वो उसको बिस्तर पर लगा देती है, यानी कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। इस तरीके की इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजरी होती है रीढ़ की हड्डी में, इसकी वजह से यहाँ पर ये बिस्तर पर लग जाता है और लगभग ये 12 साल तक ऑलरेडी बिस्तर पर पड़ा रहता है। जब 12 साल बिस्तर पर पड़े पड़े हो जाते हैं, एक इंसान को वहीं पर उसी पर बिस्तर पर वहीं उसे खिलाना पिलाना नहलाना, तो इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी से ऊब जाता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक नर्स रहती है जिसका नाम रहता है आई थिंक सोफिया रहता है, आई थिंक ऐश्वर्या राय का नाम, जो कि इसकी देख रेख करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उस चीज़ से उब जाता है, कॉन्टिन्यूसली उसी प्रोसीजर में चल रहा है, कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मर्सी एक तरीके से किलिंग के लिए यहाँ पर ये अपील करता है कोर्ट के अंदर में कि मुझे जो है एक तरीके से जो वर्ड यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग बोलो यहाँ पर, उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि यूथनीजिया, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए यूथनीजिया। तो उसके ऊपर ये पूरी मूवी टिकी हुई है। यानी कि ऐसे केसेस आप लोगों को रियलिटी में भी देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर कोर्ट में भी पहुंचे। ऐसा होता है, मान लीजिए किसी घर में किसी इंसान की एक्सीडेंट होगी बहुत ही खतरनाक वाली, और वो इंसान जो है अब वो कोमा में चला गया है, और कोमा में वो इंसान जो है 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान वहाँ से रिकवर कैसे करेगा। अरे एक ऐसा परिवार है यहाँ पर, जिस ये परिवार से आता है इंसान, वो बहुत ही एक नॉर्मल सा परिवार है, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता है, उसकी रोजी रोटी जो है बड़ी ही एक तरीके से ना एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, वो ये कि बस कमा लिया और खा लिया, वो वाली कंडीशन है। क्या ये परिवार इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा जहाँ पर ये इंसान जो है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर या फिर लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है? तो कई बार जो परिवार वाले होते हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं एक इंसान का इलाज करवाते करवाते। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज़ फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पता नहीं लाइफ जो है आगे कैसी चलने वाली है, वो अपने बिस्तर से उठेगा भी या नहीं उठेगा, उसके चक्कर में एक पूरे परिवार को बेसिकली सड़क पे ला देना। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो वाइफ है उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, वो एक तरीके से मतलब घर की बुरी हालत हो गई, यानी कि ये तो मर ही रहा है, इसके साथ में लगता है कि ये भी सुसाइड कर लेंगे, ऐसी कंडीशन हो जाना है यहाँ पर। तो कई बार जब ऐसे केसेस होते हैं कि जब लगता नहीं है कि इंसान रिकवर कर पाएगा, तो यहाँ पर कई बार बात की जाती है इच्छा मृत्यु की, जिसको यूथनीजिया बोला जाता है। और इसमें भी फिर 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो होती है एक्टिव यूथनीजिया, एक होती है पैसिव यूथनीजिया। इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा, पर लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग इमोशनल एंगल इसके साथ में टच करोगे तो आप लोग ये बोलोगे, अगर घर में भी हम लोग सोचे किसी ऐसे इंसान को जिसको हम लोग जानते हैं कि यार ऐसा किसी के साथ में हुआ अगर, तो क्या कंडीशन होगी? क्या हम लोग उसको छोड़ देंगे? नहीं यार ठीक है, अब तो तू उठ नहीं रहा है, अब क्या करे, बस मतलब कि एक तरीके से मर जाने दो। ठीक है, ये बात भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे किसी भी घर वाले के उसके, चाहे वही घर का नौकर ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे इवन आप लोग नौकर तो बड़ी बात होगी, आप लोग ऐसे बोले किसी का पालतू अगर कुत्ता भी है ना, डॉगी या फिर कैट वगैरह किसी ने पाल रखी है, उसको भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान जो है कोशिश करता है कि उसको बचाए रखे। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है पैरेलल में, तो उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि क्या ये सही है यूथनीजिया। तो इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव पैसिव यूथनीजिया के बारे में मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से फिलहाल आगे कुछ भी ना एक्सप्लेन करने से पहले ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को क्या लगता है कि इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं,
तो आप लोग येस या फिर नो में बताइए, और फिर आप लोग यहाँ पर पूरा आर्टिकल अब समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब आप लोग इसके पीछे की स्टोरी समझ चुके हैं कि होता क्या है यूथनेसिया। ये जीएस पेपर जो 4 है, एथिक्स केस स्टडी में भी आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो यहाँ पर भी क्यों न्यूज में यहाँ पर न्यूज में इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर में देखे, अभी इनकी डेथ हो गई, और डेथ भी ऐसे नहीं कि अपने आप ही इनकी डेथ हो गई, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है इनकी बेसिकली मृत्यु करने में। सपोर्ट मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इंसान मरना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि उसको जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है, और उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है। कई बार दर्द होते हैं, कई सारी ऐसी बीमारी होती है जिनमें पेन होता है, इंसान कर रहा जाता है, अंदर से ऐसा लगता है कि यार उठा ले भगवान, बस जैसे भी हो गया, वो वाली फीलिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक सपोर्ट क्या रहती है, मान लीजिए वो आज की डेट में किस पे बैठा है, वेंटिलेटर पर है, एक ऐसी चीज पर है, लाइफ सपोर्ट पर वो टिका हुआ है। तो पैसिव में क्या होता है, लाइफ सपोर्ट हटा लो उसकी और उसको आराम से जो है आराम से मर जाने दो, तो ये होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है पूरी, कि इसको मरना कैसे है, ठीक है, एक तरीके से कुछ ऐसी आराम से उसको, कुछ नहीं, एक तरीके से कुछ मतलब आप लोग बोल सकते कुछ सब्सटेंस दे देना जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा देना कि आराम से ये ऐसा का सोता ही रह जाए, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर सुसाइड वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर सुसाइड वर्ड आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, क्योंकि जो नॉर्मल सुसाइड होता है वो सुसाइड अलग रहता है। जैसे एनसीआरबी का डेटा आप लोगों को मैंने बताया था, एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि हमारे देश में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्राइम होते हैं, जो भी हरकतें होती है, उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ब्यूरो, एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय वो किसके अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो अभी 1987 से लेके 2007 तक का, तो मोटे मोटे ड्यूरेशन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो लगभग 20 साल है जो लगभग ये, इन 20 साल में यहां पर ये माना जा रहा है कि हर 1 लाख में से लगभग 8 या फिर 10 के करीब जो यहाँ पर पर्सन जो है, इतनों में से यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि सुसाइड का जो रेट है वो एक ये लेवल का देखने को मिल रहा है इस ड्यूरेशन में, यानी कि और कहां पर ज्यादा है ये सदर्न और ईस्टर्न रीजन में। जो हमारी कंट्री का मैप आप लोग देखोगे, एक तो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इस साइड में आप लोग देखोगे, और एक ईस्टर्न रीजन में आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला वेस्ट साइड हो गया और ये वाला नॉर्थ साइड हो गया। तो यहां पर एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग इस पर्टिकुलर रीजन में भी, अलग अलग साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी सुसाइड करने में। कुछ आप लोगों को विद्यार्थी, जो कि सबसे ज्यादा सुसाइड अभी रिसेंटली किया गया, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है, जॉब आ नहीं रही है, माइंड पे इतना प्रेशर है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि इस प्रेशर को टैकल कैसे करना है। देखिए सारी चीजें अपनी जगह, मोटिवेशन दे दिया वो अपनी जगह है, ठीक है, एक तरीके से एक जो सिचुएशन है वो उसको टैकल करने की भी कोशिश की जाती है, पर उस टाइम पर भी जब लगा रहता है, इंसान लगा रहता है, एक रिग्रेस साइकिल में फंसा रहता है, जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तब इंसान के माइंड में से थॉट आने स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम पर कोशिश करो कि किसी न किसी के साथ में अपने कॉन्टैक्ट ऐसे रखो जिसके साथ में आप लोग अपनी बातें शेयर कर सको, जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने में आप लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के माइंड से वो नेगेटिव थॉट हट जाए। क्योंकि उसकी वजह से जो सुसाइड करते हैं यहाँ पर इतने सारे बच्चे, आप लोग खुद सोचिए उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। एक तरीके से जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनकी तो आशा खत्म हो गई जिंदगी जीने की, वो वैसे मर जाएंगे, भले ही जिंदे हो। वो उनका बच्चा अगर मर जाता है तो आप लोग सोचो कि माँ बाप आधे मर जाते हैं। वैसे अगर वो जिएंगे 70, 80, 90 साल, तो समझो कि वो और 5, 7, 10 साल पहले ही निकल पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। मेरे ताऊजी की डेथ हुई थी, मेरे दादाजी लग रहा था कि अभी और भी ज्यादा जिएंगे, ठीक है, पर लेकिन वो कई बार रोने लगते थे। एक तरीके से ये माना जाता है कि बच्चे की जब डेथ होती है ना, उससे पहले बाप की डेथ हो जानी चाहिए, नॉर्मली ये माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बाप अपने बच्चों की डेथ देख ले, उससे बड़े दुख की बात कोई होती नहीं है, अगर नॉर्मल तरीके से एक इंसान के नाते देखें। क्योंकि बाप जो होता है वो एक तरीके से चला गया, तो बच्चे फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है, जाना एक दिन सबको है, पर लेकिन एक बाप जो अपने बच्चों की डेथ देख रहा है, वो सबसे गंदी चीज होती है। तो कई बार रोने लगते थे वो, जो मतलब मुझे अभी याद आता है, क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीजें शेयर करते थे, ठीक है, तो कि हाँ कि मतलब एक तरीके से ना, तो उनके मन पे कहीं ना कहीं बोझ सा हो गया था यार। तो फिर मतलब उनकी भी फिर कंडीशन जो है वो सारी ऐसी हुई, मतलब कि फिर मतलब जो हुई सारी चीजें, तो वो कंडीशन बन जाती है फिर। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो सुसाइड कभी भी मत सोचना यार, आप लोगों के माइंड में कभी आए तो इस चीज को हमेशा दूर रखना अपने से, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग तो सुसाइड कर लोगे, पर लेकिन उसके बाद में आप लोग घर वालों के बारे में सोचना एक बार, ठीक है, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना एक बार, कितनी मशक्कत कर करके उन्होंने आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक आई है जिंदगी तो आगे भी चली जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी हैं, आप तो स्टूडेंट हो जो प्रोफेशनल और जो सैलरी वाले भी हैं, आप लोग क्या लग रहा है कि जॉब वाले सुसाइड नहीं करते हैं कि कल को जॉब लग जाएगी तो सुसाइड नहीं करने, नहीं होगी, वहां पे भी होगी भाई साहब, डेली वेज वर्कर भी करेंगे, रिटायर्ड पर्सन, अब इनको क्या सुसाइड करने की पड़ेगी, रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, ये भी सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन सुसाइड कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि सुसाइड इंसान वो करता है जो कि प्रेशर नहीं झेल पाता है। तो सुसाइड में ऐसा नहीं कि सिचुएशन की वजह से सुसाइड कर रहा है, उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो आप लोगों को अपने माइंड पर काम करना है कि कोई भी इतनी बुरी सिचुएशन आए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आप लोगों के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, हाँ ठीक है यार ये टाइम चल रहा है अभी निकल जाएगा, उसके बाद में फिर अच्छा वक्त आएगा। एक सॉन्ग है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा, कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग लो फील कर रहे हैं तो एक लिंगा मूवी का सॉन्ग है, रजनीकांत की मूवी है, उसमें गाना है दिन डूबा है शाम ढली पर दिन फिर निकलेगा, दिल छोटा न कर। एक तरीके से ये गाना है कि बंजारे मतलब चलते रहो बस, आप लोगों का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। वो मैंने कई बार उसको लूप पे लगा के सुना है मैंने गाना, वो मतलब अंदर से मोटिवेशन देता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो एक बहुत ही एक आलीशान जिंदगी जी रहा था और सड़क पर आ जाता है, तो उस टाइम पर ये गाना आता है, तो बहुत ही शानदार मुझे लगा। लिंगा मूवी का सर्च करिएगा सॉन्ग, आप लोगों ने जिसने सुना भी होगा तो आप लोगों ने शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो ये कंडीशन है, तो टाइम ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को मैनेज कैसे करना है। जिस दिन ये चीज़ आ गई ना, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये इंसान है, इनको अभी क्या किया गया, इनको असिस्टेड सुसाइड यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया इनको सुसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके चलते यहाँ पर इनकी लाइफ जो है उसको एंड किया गया असिस्टेंस की हेल्प से, यानी कि किसी ने आकर सपोर्ट प्रोवाइड कराया। कई सारी ऐसी कंट्री हैं आज की डेट में जो कि आज की डेट में अगर बात करें असिस्टेड सुसाइड को अलाउ करती हैं, यानी कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए इंसान की कि ना तो जी रहा है और ना ही मर रहा है और पेन हो रहा है, कर रहा है वो जिंदगी में, या फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन चुका है फैमिली के ऊपर और कुछ रिकवरी के कहीं साधन दिख नहीं रहे हैं, तो कई सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ में कोलंबिया हो गया, या फिर आप लोग बात करें और भी कुछ कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ये असिस्टेड सुसाइड जो है वो अलाउ करती हैं, यानी कि यूथेनेसिया, पर लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ सिचुएशन में अगर कहीं कुछ ऐसा एक माहौल देखा जाता है ऐसी जरूरी है तो ही अलाउ किया जाता है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने उसको अलाउ कर दिया और वहां पर उसका नेगेटिव फायदा उठाने लगे, किसी इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी है और ठाकर क्या किया, उस इंसान को जहर के इंजेक्शन दे दिए और उस इंसान को निपटा दिया और उससे विल लिखवा ली कि ये इंसान ना अपने आप से ही मरना चाह रहा था, इसने खुद ने बोला मुझे यूथेनेसिया दे दो। क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना यार, ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का ईमान डुला देती है, हमेशा इंसान जो है वो एक तरीके से गंदी सोच में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से यूथेनेसिया का गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कम ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव यूथेनेसिया को अलाउ करते हैं। नॉर्मली जो अलाउ किया जाता है वो पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया जाता है, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक दीजिए और यहाँ पर तब यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है, ठीक है। और वो भी यहाँ पर जब कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर या फिर कोई पर्सन होगा जो कि उसका जानने वाला है, वो यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर देगा, क्योंकि सामने वाला ऐसा इंसान हो चुका है उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है, वो तो बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है पिछले 15-20 महीने से। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो घर वाले हैं वो एक डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में कई सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं यहां पर गलत है। तो इसी तरीके से यहां पर जो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में है वो और इसी के साथ में जो अपोज में है उनमें कई बार कई सारे एथिकल इशू आ जाते हैं। जैसे कि सपोर्ट में अगर बोलता है तो ये बोलता है यार फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, पर लेकिन जो अपोजिट में है वो ये बोलते हैं कि जब इंसान का ये एक तरीके से हाथ में ये नहीं है कि वो किसी को लाइफ दे सके तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तो डेथ जो है वो भी नेचुरली होनी चाहिए, हम लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर ना करें। एक इंसान है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, पर लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिल नहीं रही है, इंडिविजुअल जो है काफी प्रॉब्लम फील कर रहा है, एक पेन में उसकी जिंदगी चल रही है, ठीक है। तो एक डिग्निटी वाली लाइफ, उसको एक डिग्निटी वाली डेथ चाहिए कम से कम। इंसान ने कहते हैं कि एक ऐसे तो मरे कम से कम कि हाँ अच्छे से मर गया, शांति में मर गया, पर लेकिन वो तड़प तड़प कर मर रहा है।
आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान को पेन होने लगे, तड़प तड़प कर मरने लगे, तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोग समझो कैसी होगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। पेशेंट के बारे में बात की जाती है कि यूथेनेसिया जो है वो ओनली जो वर्चुअल इफ द पेशेंट इज मेंटली जो यहां पर एक तरीके से खत्म हो चुका है, तब यहां पर ये सारी चीजें अलाउ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर रिसोर्सेज किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये क्या इंसान के नाम पर सही प्रैक्टिस है? अगर बात करें इसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर यहां पर किसकी हेल्प से आप लोगों को इसको करना चाहिए, या किस तरीके से इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके नेगेटिव चांसेस भी देखने को मिलते हैं। एक काफी रिसोर्सेज के ऊपर काफी बर्डन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से कैसे यहां पर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे? फिजिशियन असिस्ट करे सुसाइड करने में, या फिर किस तरीके से उसको टर्मिनली इल बीमारी अगर चल रही है तो कैसे उसको लेकर चल रहे हैं? तो दोनों तरीके से लोग जो है यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसा डिबेटेबल पॉइंट है। जैसे आप लोग देखते नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फांसी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हम लोग को फांसी देनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि फांसी दे देनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर काफी लंबे समय से बात चलती हुई आई है, और ये रेगुलरली आप लोग ऐसे टॉपिक है जो न्यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जब कोर्ट के अंदर में ये मैटर पहुंचा कि क्या इसको अलाउ करना चाहिए, तो बात की गई कि यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया कि पैसिव यूथेनेसिया को यहां पर कंप्लीट किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो लाइफ सपोर्ट पे टिका हुआ है काफी लंबे समय से, और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और कोई रिकवरी के चांस भी नहीं है। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पे रहने वाला है। तो इसकी वजह से कि कौन यहां पर इसको कर सकते हैं, किसकी कंसेंट यानी कि किससे यहां पर एक तरीके से नहीं परमिशन लेनी है यहां पर कि कौन कर सकता है, और कैसे आप लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें फोकस यहां पर देनी है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर समझाया गया है यहां पर एक तरीके से, ताकि उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके। क्योंकि अगर रेगुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो कई बुरी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है कि प्रॉपर्टी के लिए सामने वाले की जान ले ली। तो उस चीज को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर आप लोगों से यहां पर कोई क्वेश्चन पूछे तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि असिस्टेड सुसाइड क्या है। ऐसा आप लोगों से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो असिस्टेड सुसाइड एक तरीके की प्रैक्टिस है जहां पर यहां पर जो पर्सन जो कि काफी ज्यादा बीमार है उसको अपनी लाइफ जो है वो यहां पर एंड करनी है, ठीक है। तो विद एक्टिव असिस्टेंस कोई उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, उसको ये हेल्प करे, यानी कि जैसे कि उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया, तो ये कंडीशन है। बोला गया कि कई सारी यूरोपियन कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया साउथ अमेरिका के अंदर में अलाउ करती है यूथेनेसिया अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये जो एनी सर्कमस्टेंसेज है यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया। यहाँ पर आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में। तो इन्होंने क्या बताया? अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, एनी नहीं कि किसी भी कंडीशन में उठा के सुसाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी खेलती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। और यहां से आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को जब मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से आंसर राइटिंग भी बन सकती है और एथिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है, डोंट यू थिंक ह्यूमन हैव द राइट टू डाई व्हेन एंड हाउ दे वांट टू। यानी कि डिस्कस करना आप लोगों को कि जब मान लीजिए आज के डेट में डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को जो है इसने अपनी डेथ डिसाइड कर ली, ठीक है, कि इस दिन ये अपना शरीर छोड़ देगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या उसको अधिकार होना चाहिए? जैसे आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू लाइफ का। तो यहां पर अगर कोई इंसान मरना चाहता है तो उसका अधिकार यहां पर मिलता है उसको। जो बात अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएगी। रियलिटी में इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये एग्जाम के लिए तो अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस मुद्दे के ऊपर। जब यहां पर एक केस पहुंचा यहां पर 1994 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो फिर यहां पर जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसी के अंदर राइट टू डाई भी आना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की लाइफ है, उसको ये अधिकार है कि वो यहां पर अपनी जान भी ले सकता है, तो ये उसको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया तो उसने आर्टिकल 21 के तहत में यहां पर ये बोल दिया कि राइट टू लाइफ तो है इसके अंदर में, पर राइट टू डाई जो है वो इस आर्टिकल के अंदर में इंक्लूड नहीं है,
ठीक है। तो यहां पर इसको साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में देखने को मिल सकते थे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये याद रखिएगा, क्योंकि सुसाइड करना हमारी कंट्री में एक ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत में, अगर आप लोग बात करोगे भारतीय दंड संहिता के अंदर में। तो इसलिए यहां पर ये इंसान अगर कोई सुसाइड कर लेता है, पहले तो उसको जेल में डाल दिया जाता था अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब थोड़ा सा ये कि जेल में न डालकर उसको बोला गया कि डॉक्टर के पास में लेकर जाओ, क्योंकि ये मेंटली इल पर्सन है, इसको सुसाइड करने की कोशिश जिसने की गई थी। तो ऐसे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जब आप लोग केसेस के बारे में पढ़ोगे ना, आप लोग इन चीजों को एंजॉय करोगे, कैसे कैसे केसेस निकल कर आते हैं और उसमें से फिर जो हमारा कोर्ट है वो कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन देता है, यानी कि कैसे समझाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। तो कुछ सपोर्ट में कुछ अपोज में, तो अच्छे से टॉपिक को समझोगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। 1 सेकंड आप लोगों को लगेगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक या नहीं। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दिया करो, ये एक तरीके से एक नहीं, वो कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ये फीडबैक भी आप लोग मेरे तक जरूर पहुंचाया करो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर रोटी और कपड़ा तो आप लोग चलो सही है कि हाँ रोटी मिल गया और कपड़ा मिल गया। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये है मकान के ऊपर। कैसे है मकान के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है यहाँ पर, और ये पूरी एक स्कीम आप लोग की इसके तहत में कवर करूंगा, जिसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कोई स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोई राज्य, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये अपने ही आप में बहुत बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग स्टेप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी कि हाँ यार ये स्कीम है, इससे आप लोगों को क्या करना है, लोगों को पक्का घर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो लोगों को पक्का घर प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम लोग आपको पैसा देंगे कि आप लोग यहां पर ये स्कीम को इंप्लीमेंट करो। पर स्टेट जो है वो यहां पर रिलेक्टेंट है, यानी कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर लेना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जिस साल हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे यार, उस टाइम पर ना कम से कम हमारे लोगों के पास में पक्का घर होना चाहिए। किन लोगों की बात की जा रही है, वो लोग जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनकी जिंदगी की गुजर बसर जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी, सरकार सहायता करेगी ताकि वो अपना घर ले सके। पर लेकिन अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली सहायता करेगी तो वो सारे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी ताकि यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसीलिए इस स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है। जहां ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या आ गया निकल के, वो आ गया कि राज्य और जो यहां पर सेंटर के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो याद रखिएगा 60% तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% राज्य देंगे। ये नॉर्मल राज्य में अगर बात करें। पर लेकिन अगर हिली रीजन के राज्य हैं जहां पर पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास में ज्यादा कमाने धमाने के साधन होते नहीं है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि एक तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती है। टूरिज्म के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वहां पर ज्यादा पैसा कौन देता है, सेंटर देता है। तो वहां पर 90% सेंटर देगा और 10% जो है वो स्टेट देगा। तो ये जो स्कीम यहां पर निकल कर आती है इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, कि भाई साहब तुम इंप्लीमेंट करो, हम तुमको बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है। ग्रामीण मतलब गांव के लिए, क्या शहर के लिए अलग से स्कीम लॉन्च कर रखी है? जी हां, इस स्कीम के आप लोगों को दो पहलू देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसी है जो कि गांव के लिए है, जो कि बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं विलेज, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रूरल एरिया के लिए। एक आप लोगों को देखने को मिलेगी शहर, यानी कि जो हमारी सिटीज हैं उनके लिए आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ये जो इंप्लीमेंट की जा रही है पेनल्टी, ये गांव वाली स्कीम पर इंप्लीमेंट की जा रही है, ना कि शहर वाली स्कीम पे। तो ये माइंड में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है। यानी कि गांव में सरकार को बोला गया आप लोगों को पक्का घर बनाना है, और सरकार जो है इसमें काम नहीं कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि गांव का डेवलपमेंट देखती है, वो वाला मंत्रालय वो यहां पर पेनल्टी लगाएगा अगर कोई इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। मिनिमम साइज रखा गया कि कम से कम 25 स्क्वायर जो मीटर का यहां पर कम से कम आप लोगों को
ये घर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ये यहाँ पर बातें बोली गई कि इंसान को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर पहले 70,000 रुपए देते हैं, अब 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर बात की गई कि हिली एरिया में इस तरीके से आप लोग प्रोवाइड कराओ। यानी कहने का मतलब है कि इंसान अपने घर में रह सके, ये इसका टारगेट यहाँ पर रखा गया। तो ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई। अभी इसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जा रही है, तो इस स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, और पेनल्टी क्या क्या थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं, ताकि पेनल्टी भी आप लोग कम से कम समझ सकें। क्योंकि कई बार आप लोगों को जो स्कीम न्यूज में रहती है तो बेसिकली स्कीम के बारे में ज्यादा चीजें पूछी जाती है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है और वो इसको इंप्लीमेंट करने में डिले कर रही है, तो बोला गया कि 10 रुपए पर हाउस के हिसाब से फर्स्ट मंथ में लगेंगे। यानी कि पहले महीने में अगर उन्होंने घर नहीं बनाने, जितने घर बनाने थे, तो एक घर पे 10 रुपए लगेंगे। अगर उस एरिया में मान लीजिए 100 घर बनाने हैं, तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए यहां पर उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी पहले महीने के अंदर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्दर अगर डिले होता है तो यहां पर 20 रुपीज पर हाउस पहुंच जाएगा यहां पर आने वाले महीने में। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा, यानी कि प्रेशर बनता चलाएगा उनको जल्दी से जल्दी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर अपने काम को डिसाइड करते हैं कि ये काम हमको इस टाइम पर कंप्लीट करना है, और उस टाइम पर आप लोग उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके सॉरी लिखना है। पर लेकिन अभी उसमें एक नई चीज ऐड कर दी कि सॉरी, आज आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 1 लिखोगे, कल आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 2 लिखोगे, परसों काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 3 लिखोगे। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर इससे ना दिमाग पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया है, पहले तो सॉरी लिख के हट जाते थे हम, पर लेकिन अब लग रहा है कि यार कितना डिले कर रहे हैं हम, हमको पता चल रहा है कि हमारा दिमाग हमारे साथ में खेल रहा है। तो यही यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहती है कि पहले महीने में 10 रुपए पर घर के हिसाब से देना है, दूसरे महीने में 20 रुपए पर घर के हिसाब से देना है, ताकि उनको पता चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं और वो इस इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम को इंप्लीमेंट जल्दी से जल्दी कर दे। तो ये चीज आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। जब आप लोग डिले करते हैं ना, एक दिन आप लोगों ने एक दिन डिले कर दिया, आज नहीं किया कोई काम, कल को डिले कर दिया, कल नहीं किया, परसों डिले कर दिया, परसों नहीं किया, उस टाइम पर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। आप नहीं उस काम को कर रहे हैं तो कोई ना कोई कर रहा होगा। ये चीज फील करने की कोशिश करो, तो सिलेक्शन किसका होगा, उसका होगा कि आपका होगा। यही चीज यहां पर समझने वाली है। ठीक है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, ये अभी बहुत पीछे चल रही है, इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही इस स्कीम को। तो इसके चलते यहां पर ये स्कीम लाई गई। और कुछ ऐसी भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे, वेस्ट बंगाल ने क्या किया, यहां पर बंगला आवास योजना ला दी चेंज कर इसको। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर बीजू पक्का घर लेकर आ गए वो। ठीक है, बीजू पक्का घर। तो इस तरीके से उसके अंदर चेंज भी किए गए कई सारी स्कीम के अंदर। चलो चेंज करें ना करें वो अपनी बात है, पर लेकिन इंप्लीमेंट तो ढंग से करें ना, तो उसमें यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये स्कीम याद रखेगा, ये स्कीम के टारगेट है कि हम लोग को पक्का घर प्रोवाइड कराना था, पर लेकिन वो टारगेट जो है वो पीछे चला गया है, क्योंकि मार्च आप लोगों से छूट गए यहां पर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की थी कि लोगों को, आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या फिर किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये आप लोगों का स्कीम का एक पार्ट हो गया। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आर्टिकल आप लोगों का यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। पर लेकिन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा यहां पर, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो शहरी वाली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, क्योंकि वहां से भी आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके चलते अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अर्बन वाली स्कीम है वो जो लॉन्च की गई थी, वो यहां पर 2015 में लॉन्च की गई थी अर्बन वाली स्कीम। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि दोनों के मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर उसको इंप्लीमेंट किया था। तो मिशन मोड पर टारगेट ये था कि आप लोगों को 2022 में सबको जो भी एलिजिबल हैं उनको यहां पर घर प्रोवाइड कराना है, खासकर जो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं शहरों में। देखिए शहरों में क्यों लाई गई स्कीम, आप लोग बोलेंगे शहरों में तो यार सबका अपना घर रहता है। शहरों में जहां जहां झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, वहां पर काफी दिक्कत निकल कर आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेंटल हाउसिंग में रहते हैं, यानी कि रेंट के घर पर रहते हैं और लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, कोई 15 साल हो गई, कोई 20 साल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं इंडस्ट्री सेक्टर बन गया, वहां पर माइग्रेंट वर्कर आ गए अर्बन एरिया में रहने के लिए, जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो ये इस तरीके की स्कीम यहां पर निकल कर आती है। तो शहरी और जो गांव वाली है, दोनों स्कीम के बारे में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है और कंप्लीटली कॉमन सेंस के बेस पर है। अगर पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बस सुनते हो चीजों को, चीजों के बारे में सोचते नहीं हो। चीजों के बारे में सोचा करो कि ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये है ग्रामीण, रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया में आजीविका मिशन की बात की जा रही है, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। नॉर्मल तरीके से अगर समझो तो कॉमन सेंस देखो यूपीएससी कैसे आप लोगों से खेलती है। पहले ही स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि बाय सेटिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जो एग्री बिजनेस सेंटर इन द रूरल एरिया। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है प्रोवाइड करेंगे स्किल डेवलपमेंट। तीसरा बोला गया कि यहां पर सीड फर्टिलाइजर वो सब चीजें प्रोवाइड कराना। यहां पर अगर आप लोगों को पहले ही बताओ आप लोग आंसर क्या होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि तब मजा आएगा मुझे एक्सप्लेन करने में क्योंकि फिर आप लोग समझ पाओगे। एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप लोगों ने सही आंसर निकाल दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बधाई हो। पर लेकिन अगर सही आंसर नहीं निकाला है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे माइंड आप लोगों का तैयार करो ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठो ना उस टाइम पर अब आप लोग गलत ना करो, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूं, इसलिए पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। अच्छा ये गलती की हम लोगों ने, ठीक है। समझ, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। आंसर बताता हूं मैं आप लोगों को। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, यहां पर बोला गया कि रूरल लाइवलीहुड मिशन में कि गांव में इंडस्ट्री सेटअप करनी है। मतलब शहरों में तो हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर नहीं पाए, गांव में इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे हम लोग जा जाकर। शहरों में ही प्रॉपर वे में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आज तक भी हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अपना प्रॉपर वे में सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कंट्री में 3 सेक्टर हैं, एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को टर्सरी। हमने प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल है सीधा टर्सरी जो सर्विस सेक्टर पर पहुंच गए, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, इसलिए हमारी कंट्री में लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। ग्रोथ तो आता है निकल कर कि हाँ जीडीपी अच्छी चल रही है, पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से यहां पर जॉब आती है वो चाइना ने कर दिया। तो हमारी कंट्री में यही दिक्कत है, सिटीज में हम लोग प्रॉपर वे डेवलप नहीं कर पा रहे, गांव वालों में हम लोग डेवलप कर देंगे। अगर ये स्टेटमेंट भी अगर आप लोगों ने अकेली पकड़ ली ना तो आप लोग आंसर जो है इस तरीके से निकाल कर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि कॉमन सेंस आप लोग अच्छे से इस्तेमाल किया करो ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को न देखने को मिले। तो ये बेसिक थॉट प्रोसीजर है जो आप लोगों को डेवलप करने हैं, और ये एग्जाम आप लोगों को पढ़ाने की पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात है, पढ़ने ठीक है एग्जाम क्लियर करने, ये सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की बढ़ाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगा। स्कीम एक और तैयार हो जाएगी आप लोग की, अगर आप लोग जानना चाहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, तो यहाँ पर ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है ताकि लाइवलीहुड जॉब लोगों को मिल सके। तो एक तो स्किल की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, और महिला किसान सशक्तिकरण ये परियोजना। तो ये 3 चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों की तीनों बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेंगी तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को फिर जो है वो गलत नहीं करोगे एग्जाम में। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझनी है। यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज्यादा टफ होते नहीं है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है फिर तो देखो फिर तो हर एक चीज में दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। बेसिक समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी जान है यूपीएससी की। अगर उनको ढंग से आप लोग पढ़ लो, उनको ढंग से रिवाइज कर लो, उनकी बेसिक थ्योरी को आप लोग समझ लो, तो फिर ऐसा है कि आप लोगों ने नींव तैयार कर ली है, अब बिल्डिंग खड़ी करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ये काम आप लोग करके देख सकते हैं। तो इससे आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएगी जब भी आप लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों का बेस बना चुकी होगी। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, और यहां पर आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से, और फिर आंसर आप लोगों को देना है। वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट कर लो यार, फिर आंसर सुनने में आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। आंसर अटेम्प्ट कर फिर आंसर देखा करो, ठीक है। आगे बात करते हैं। बात की जा रही है कि यहाँ पर कि एम है प्रोवाइड कराने के लिए सबको पक्का घर 2024 तक। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है। तो आंसर ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर चूज करना है यहाँ पर। तो क्या होगा आंसर आप लोगों के हिसाब से, तो आप लोग बता सकते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। बी है, सी है या फिर ए है, आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है। आंसर है यहाँ पर ए। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। 2024 नहीं था, यहाँ पर 22 आप लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, यहाँ पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अभी बताया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर ए देखने को मिल गया। ओके, तो इस तरीके से टॉपिक को पढ़ो यहाँ पर कि सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाए। तो 2 स्कीम भी आप लोगों की कवर हो गई यहाँ पर, इसी के साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई बहुत सारी, आप लोगों की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए, और क्या मुद्दा है वो भी आप लोगों को समझा दिया। और 2 राज्य की जो स्कीम भी मैंने आप लोगों को बता दी। कौन कौन सी बताई? वेस्ट बंगाल की बताई एक तो, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है मैच करने के लिए कि ये कौन से राज्य की स्कीम है।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंगला आवास योजना नाम से ही समझ रहे हैं बंगाल की, और बीजू पक्का घर उड़ीसा की, क्योंकि नाम में स्टार्टिंग में नाम लगा हुआ है। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है। तो 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो। कोई आदमी अगर धरती पर आज की डेट में सबसे ज्यादा इरिटेट और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से होगा तो वो होगा जो बाइडन। वो कह रहा होगा जो बाइडन, बेटा बेटा यार ये इंसान मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, इसने पूरा खून पी रखा है, जैसा मैं बोलता हूँ उसका उल्टा करता हुआ ये इंसान नजर आता है। उसी के गुस्से में आकर जो बाइडन ने अभी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की गई, तो उसी के चलते कई सारे इशू अभी सामने निकल कर आए। आखिर यहाँ पर पूरा मुद्दा क्या है, काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये आर्टिकल हिंदू के अंदर भी कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। यहाँ पर ये यहाँ पर बात की जा रही है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो हम लोग अभी क्या किया, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये यूएसए की रसिया की एक फोरम है, जिसकी वजह से यूएसए चिढ़ता है कि इंडिया जो है वो रसिया के इतने करीब क्यों जा रहा है। तो ये पूरा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो सारी बातें हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए। और अभी यहाँ पर कभी कभी तो यहाँ पर देखो बैलेंसिंग एक्ट मैंने कैसे बोला, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में यहाँ पर इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसी के साथ में मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई। मोदी जी के द्वारा बोला गया कि जो आज का टाइम है ना वो लड़ाई के लिए नहीं है, मतलब पुतिन को बता रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पर जो बाइडन ने कुछ शब्द बोले होंगे, जो बाइडन ये कह रहा होगा कि शब्द हमारे हैं और बोल मोदी जी रहे हैं। ठीक है तो यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो यूएसए के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट किया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके से हम लोगों ने रसिया वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट किया। इसी बात के ऊपर तो जयशंकर साहब कहते हैं कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के जो लोग, हमारी पर्टिकुलर इंटरनेशनल रिलेशन वो कैसे चलने वाले हैं वो हमारे इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे, ना कि तुम्हारा प्रेशर डिसाइड करेगा। जैसे पास्ट में तुमने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि ईरान से तेल मत खरीदना, हम लोगों ने जी हजूरी करके गर्दन हिला के बोला जी सर, तो हम लोगों ने फॉलो कर लिया। पर अब ऐसा नहीं चलने वाला है, हमारे इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे कि हम लोग किस कंट्री के साथ में किस तरीके से काम करेंगे। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फोरम है। यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा व्लादिवोस्तोक वाला रीजन। लोकेशन जरूर याद रखिएगा, मैं बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग देखते हैं ये रसिया वाला रीजन है और रसिया के फार ईस्ट में जाकर आप लोगों को ये रीजन देखने को मिलेगा। नीचे सी ऑफ जापान है, उसके आगे जापान स्टार्ट हो जाता है। इधर आएंगे तो आप लोग नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ कोरिया। तो यहाँ से आकर हम लोग अपने देश से वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि कहाँ पर जाकर हम लोग जो है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ से और कहाँ पर जाकर। तो ये लोकेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली व्लादिवोस्तोक वाला रीजन किसका है, ये रसिया का है। और रसिया चाहता है कि इस रीजन का डेवलपमेंट हो सके। आखिर ऐसा क्यों डेवलपमेंट करना चाहता है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए रसिया की ना जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम आप लोगों को इधर रहती हुई नजर आएगी, और ये जो रीजन है इधर रहती हुई नजर आएगी। और ये जो रीजन है यहाँ पर इसका यूरोप में होता है। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन मतलब जो यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है, उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। पर दिक्कत क्या है, लोग तो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग यूरोप का पार्ट है, पर लेकिन लैंड जो है रशिया की सबसे ज्यादा है वो एशिया के अंदर में है। तो यानी कि जो एशिया वाला पोर्शन है वो उसका ज्यादा डेवलप नहीं है। तो ये चाहते हैं कि यार उस एरिया को भी डेवलप किया जाए, वरना काम कैसे चलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो व्लादिवोस्तोक वाला जो ईस्टर्न रीजन है, तो यहाँ पर अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो हमको भी यहाँ पर कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ये रसिया की फार ईस्ट जो बिजनेस पॉलिसी है, जैसे हमारी कंट्री में ना हम लोग करते हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, उसी पैटर्न में आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं रसिया के इस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के बारे में। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछे कि यार ये तो बता दो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये झमेला स्टार्ट हुआ था 2015 में, जब यहाँ पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को स्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पर मोदी जी जो हैं वो नए ताजे प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उस टाइम से लेकर हम लोगों ने यहाँ पर इसमें अपने कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, और 2022 में लगभग यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर 2729 यानी कि 2729 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी प्लान किए गए हैं। तो यानी कि इसमें काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अगर बात करें जो इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर की जा रही है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है, सामान लाना और ले जाने के बारे में, एजुकेशन और साइंस को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में सोशो जो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है रीजन का, वो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के बारे में। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट के भी हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है। तो हमारे लिए क्या फायदा होगा इस रीजन में से? एनर्जी, इसी के साथ में फार्मास्यूटिकल, इसी के साथ में मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं अपनी बढ़ाना। तो इसके चलते हम लोग एक अच्छे लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिक ओशन, आर्टिक रीजन के साथ में। तो इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा और हमारे इंटरेस्ट भी यहां पर सधेंगे, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी, जैसे मैंने बोला आप लोगों को IPEF के बारे में, यानी कि हम लोगों ने अभी जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर, जो कि यूएसए का है, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो बैलेंस बनाना तो बनता है कि भाई साहब देख, तेरी पार्टी में भी आ गया, अब उसकी पार्टी में जाऊंगा। तुम दोनों दुश्मन हो सकते हो यार, पर लेकिन हम तो दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं जाएंगे। तो ये जो रीजन है इसके बारे में याद रखिएगा, जिसके बारे में आप क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये काफी ढांचागत विकास करने की बात की जा रही है। कई सारे की प्लेयर हैं, इंडिया ही अकेला नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में जब बात करें, क्योंकि पड़ोस में चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है। तो साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और चाइना, ये की प्लेयर हैं जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। और आप लोग सुनकर हैरान होंगे, हम लोग तो मामूली सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, उसका 90% इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि हमारा भी पार्टिसिपेशन रहे। कल को ये ना रसिया जो है पूरा डिपेंडेंट चाइना के ऊपर हो जाए, और रसिया भी चाहता है कि हम लोग वहां पर आए, क्योंकि कल को चाइना अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा कि देख भाई रसिया तो मेरी बात मान ले, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है, तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अब पूरा यूरोप तुझे छोड़ चुका है, ऐसा कैसे चलेगा भैया। तो वो चाहता नहीं है कि कल को रसिया को लोग ये बोलने लगे कि ये तो चाइना का जूनियर पार्ट है। तो जूनियर जी नहीं बनना चाह रहा है, वो शक्तिमान बनना चाह रहा है। सीधी सीधी बात यहां पर ये है। तो रसिया एशियन ट्रेडिंग पार्टनर को भी इनवाइट कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और इसी के साथ में अगर कल को कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो उसमें भी सर्वाइव कर जाए चीजें, जैसा रसिया और यूक्रेन के मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं। तो रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस रसिया के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस चीज को उस तरीके से लेकर चला जा रहा है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके कल को, और कोई ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को न मिले, ठीक है। तो काफी सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ये इंडिया के लिए भी काफी, इंडिया इन्फ्लुएंस कर पाएगा यहाँ पर, हमारी ट्रेडिंग पार्टनर और कनेक्टिविटी बन पाएगी। एनर्जी और फार्मास्यूटिकल मैंने बताया, ये सब चीजें हम लोग अपने कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो एक आप लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया ने ऑफर किया था 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रीजन, तो 1 बिलियन का, तो सोचो चाइना कितना कर रहा होगा, ठीक है। तो ये काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। जो रीजन है वो रिसोर्सेज में काफी रिच है, तो चाइना अकेला ही पता चला बल्ले बल्ले करके निकल गया वहां से। तो यहाँ पर रसिया की जीडीपी का 5% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस रीजन से आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर अगर इसको ढंग से लेकर चला जाए, और स्ट्रेटेजिकली कितनी लोकेटेड है, शानदार जगह पे लोकेटेड है। अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे, लोकेशन देखो इसके नीचे जापान सी है इसके भाई साहब, ठीक है। तो यहां से समझ सकते हैं आप लोग, इधर साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। कल को चाइना अगर यहां पर बैठ गया अगर, तो चाइना और दबदबा यहां पर अपना बना सकता है। तो वो वाला एंगल भी आप लोगों को यहां पर काउंट करना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं, जो कि आगे अगर क्वेश्चन भी पूछा आप लोगों से तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा कि अच्छा यार इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग परेशान है यहां पर। ये एक छोटा सा चार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहां से आप लोग ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, या फिर आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, ठीक है। पहला जो है यार रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें से इंडिया जो है अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा निकला था यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर दबदबा आप लोगों को देखने को मिल रहा था यहाँ पर चाइना का। और यहाँ पर हम लोग निकले थे अपनी एग्रीकल्चर का हवाला देके कि हम लोग नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो सामान है वो हमारी कंट्री में आए और हमारे किसानों को नुकसान हो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। 16 कंट्री था, जैसे ही इंडिया बाहर निकला तो यहाँ पर ये 15 कंट्री का ग्रुप रह गया। कुछ ऐसी ही हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको यहाँ पर आज की डेट में CPTPP बोला जाता है। ट्रांस पैसिफिक की बात की जा रही है। ट्रांस पैसिफिक जब शब्द यूज किया जाता है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे यहां पर ये पैसिफिक वाला रीजन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे एक सेकेंड,
जैसे बीच में आप लोगों को यहाँ पर पैसिफिक दिख रहा है, तो यहाँ पर इधर आप लोगों को यूएसए देखने को मिल रहा है, ठीक है, इधर आप लोगों को जापान, साउथ कोरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है पैसिफिक के थ्रू होते होते, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको ट्रांस पैसिफिक बोला गया। मोटे मोटे तौर पर अगर बात बोली जाए तो जैसे यहाँ पर ये वाला पैसिफिक वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, पृथ्वी अगर गोल रहेगी तो ये रीजन अपने आप में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं अगर गोल रहेगी, जैसे यहाँ से ये रीजन कनेक्ट हो गया और घूम के पृथ्वी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन को कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें फिलहाल के टाइम पर यूएसए नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। यूएसए था स्टार्टिंग में, पर लेकिन यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे आप लोगों को इसके अंदर में यूएसए देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन कौन था? उसका रीजन था एक सरफिरा इंसान जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट बना था, और उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बदल दी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो यूएसए को विड्रॉ करके निकाल के ले गया था, जैसे ही 2016 में वो इंसान यूएसए का प्रेसिडेंट बना, डोनाल्ड ट्रंप। तब से लेकर यहाँ पर बोलने लगे 11 देश रह गए, पहले 12 थे यहाँ पर। ये कहने लगे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, अब तो दिक्कत हो जाएगी। तो जापान ने यहाँ पर बागडोर थामी उस टाइम पर। शिंजो एबे साहब यहाँ पर जो थे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो वही वाली बात हो गई कि तुम टेंशन लो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बोलता ना करंट अफेयर की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। तो ऐसे ही जापान ने यहाँ पर बोला कि इसकी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये ग्रुप तो सस्टेन कर गया, पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि यूएस से निकल गया तो इसकी रीढ़ की हड्डी चली गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2015 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, बोला गया कि इंडिया किसका मेंबर है, नहीं है, नहीं है पूछा गया, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नहीं है भाई साहब। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, क्या हम लोग हैं? नहीं है। ईस्ट एशिया समिट जो होती है उसका हम लोग आप लोगों को पार्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट में ये सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया यानी कि हम भी यहाँ पर इसका पार्ट है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन मत रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग समझना चाह रहे हैं तो आप लोग देखते हैं आसियान में हम लोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ईस्टर्न जो यहाँ पर अगर बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, जो कि रसिया का है यहाँ पर, ये तो बोला गया 2015 में स्टार्ट किया गया और रसिया चाहता है कि ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट हो। दूसरा बोला गया कि कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, एशिया के ट्रेडिंग पार्टनर रूट सर्वाइव करें, क्राइसिस में यहाँ पर काम हो सके, खासकर रसिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं वो छुड़ा सके। तो सारी की सारी स्टेटमेंट अभी मैंने डिस्कस किया डिटेल में। तो आंसर क्या हो गया? दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहां से यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती है जब इंडिया, रसिया और यूएसए को बैलेंस बनाने की बात आती है। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन पूछा गया मेंस के अंदर में। अगर आप लोग बात करें, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर द इंडो रसिया डिफेंस डील। यानी कि एक साइड में तो इंडिया और यूएसए की डिफेंस डील है, एक साइड में इंडिया और रसिया की डिफेंस डील है। तो डिस्कस करना यहां पर जरूरी है कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। डिफरेंस आप लोग हमेशा एक याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है, कभी भी यूएसए हम लोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, पर रसिया हम लोग को दिल खोलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, हमारे साथ में हर एक लेवल पर काम करने के लिए तैयार रहता है। तो डिफेंस डील में एक तो ये याद रखिएगा, वॉर के जितने भी वेपन है वो रसिया देता है। यहां पर ये क्या करता है, ये नॉर्मल जहाज, सामान लाने ले जाने वाले, वो चीजें हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं। अब थोड़ा सा यूएसए ओपन होने लगा है, अब तक यहां पर वो ये सारी चीजें हम लोग को प्रोवाइड नहीं करा पाता था। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए वो आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। इंटरव्यू आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कैसे आप लोग इसको बैलेंस बनाकर चलोगे, तो बैलेंसिंग एक्ट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि कोशिश किया करो कि एटलीस्ट यार 2 क्वेश्चन तो लिख लिया करो कम से कम डेली, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन भी नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप लोग देखते हैं जैसे कि पेपर आता है, फिर आप लोगों को लगता है यार पढ़ तो रखा है पर लेकिन टॉपिक में पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं। रीजन क्या है? प्रैक्टिस नहीं हो रखी है यार। अगर प्रैक्टिस करोगे ना, कभी भी आप लोग मैदान में एक तरीके से मार नहीं खाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत प्रैक्टिस की होती है, तो हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर आप लोगों को फोकस देना चाहिए। तो ये थी पूरी पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है आप लोगों को, और फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगता है अच्छा है बुरा, ऑलवेज वेलकम। आप लोग हमेशा एक तरीके से अच्छा ही फीडबैक देते हो, तो ये अच्छा भी लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ओके। तो ये इसके बारे में जरूर बताएगा। अच्छा, एक पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज यूएसए और रसिया के साथ में इंडिया की कौन कौन सी है, 1-2 डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में लिखें, ये थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। अगर लिखने के लिए आएगा तो वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका हमारी कंट्री में, साउथ इंडिया में एक राज्य देखने को मिलेगा जो कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर को टच करता है।
यानी कोई आप लोगों से पूछे कर्नाटक जो है वो कितने राज्य को बॉर्डर को टच करता है, तो याद रखिएगा 6 राज्य के बॉर्डर को टच करता है। कैपिटल क्या है यहाँ पर, वो है आप लोगों को बेंगलुरु देखने को मिलेगी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आया जा रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, उसको फोर्स किया जा रहा है किसी और धर्म किसी और रिलीजन को फॉलो करने के लिए, तो ये सरासर गलत है। यहाँ पर हमारा संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, अगर आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। तो जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, कि आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर ये बोला गया कि अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, पर लेकिन यहां पर ये नहीं बोला गया आर्टिकल 25 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी अच्छे से क्लियर किया एक पर्टिकुलर केस के अंदर में 1997 में, कि भाई साहब आप लोग किसी को आप लोग अपने धर्म के बारे में बता सकते हो, पर लेकिन आप लोग उसको फोर्स करो कि नहीं तुझे मेरा ही धर्म फॉलो करना है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। अपना धर्म आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला। और इसके चलते उनके द्वारा यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो कानून बनाए उसको सही भी ठहराया, ताकि कोई भी किसी का रिलीजन जो है वो जबरदस्ती चेंज न कर सके। उसी के पैटर्न पे कर्नाटक भी अभी यहां पर एक बिल लेकर आ रहा है, जिसमें यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है उसको जेल भी हो सकती है और उसको फाइन भी लगेगा, दोनों चीजें साथ में लगेंगी। इसी के साथ में यहां पर कौन यहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है, जिसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि मान लीजिए मुझे कोई फोर्स कर रहा है कि तुम दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, तो यहां पर मुझे फोर्स कर रहा है तो मैं कंप्लेन करूं जाकर, समझ में आता है। पर लेकिन यहां पर कई सारी आजादी दे दी जाती है कि मेरे अलावा अगर कोई भी फैमिली मेंबर जाकर कंप्लेन करता है वो भी माना जाएगा, मेरा कोई कलीग यहां पर कोई भी कंप्लेन करता है वो भी माना जाएगा, कोई भी पर्सन एनी अदर पर्सन जो रिलेटेड है मेरे से वो जाकर कंप्लेन करता है तो वो भी माना जाएगा। यानी कि इस तरीके से यहां पर बोला कि कोई भी कंप्लेन कर दे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, किसी से शादी कर रहा है, उसने अपना धर्म अपनी मर्जी से चेंज किया है, तो कई सारे लोग फालतू में भी अगर कंप्लेन करने लगे जाकर, तो ऐसे भी कई सारे इश्यूज रिसेंटली अभी देखने को मिले कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है या फिर कर रही है, पर लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश भी की जाती है। तो गलत इस्तेमाल भी यहां पर कानून का नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान में रखकर यहां पर चलना होगा। तो आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोगों को पता होगा जीएस पेपर 2 के अंदर आर्टिकल 19 से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर पूछा गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट आप लोगों से इसे आर्टिकल 19 डिटेल में, जो पॉलिटी की मैंने वीडियो आप लोगों को पढ़ा रखी है ना, पॉलिटी वाले लेक्चर आप लोग जाकर देखिएगा। आर्टिकल 19 के ऊपर अलग से लेक्चर ले रखा है मैंने पूरा, तो वो बहुत फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 चला रहे हैं तो आर्टिकल 19 के बारे में बात भी कर लेते हैं। आर्टिकल 19 से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का जी, इसके बारे में क्या बात की जा रही है। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई और इसमें यह बोला गया कि यहां पर जो राइट है, अगर कोई इंस्टीट्यूट अपना स्टेब्लिश करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहां पर उसका अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहां पर अपना बना सकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला क्या गया है, पर लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर स्टेट को लगानी है कि यार तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, और स्टेट चाह रहा है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं लगाएगा, उसको कानून बनाना पड़ेगा। समझिए इस बात को, थोड़ी सी टेक्निकल है, पर लेकिन अगर समझना चाहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई आकर यहां पर गवर्नमेंट ये बोलने लगे कि यार कोई भी इंसान जो है आज की डेट में अगर किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाएगा तो उसको क्या करना है, उसको पर्टिकुलर यहां पर ये ड्रेस कोड है ये पहन के जाना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो समझ में आता है कि यहां पर इसका ड्रेस कोड है ये पहन के जाना है, पर लेकिन अगर कोई इंसान यहां पर इसके अपोजिट में जाने लगे, उसको सजा नहीं सुनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यहां पर ये पास किया है। अगर ये पर्टिकुलर कानून पास करे पार्लियामेंट में कि हाँ लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के साइन हो गए, तो यहां पर अगर कोई इस कानून को फॉलो नहीं करेगा तो उसको 1 साल की सजा हो जाएगी। तो यहां पर होगी, यानी कि अगर वो बोल दे बिना कानून पास किए तो उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और अगर वो पास किया जाए तो प्रॉपर कानून बोलते हैं। तो अगर किसी को रिस्ट्रिक्शन कोई भी लगानी है तो वो कानून बनाकर लगाएगा, ऐसे नहीं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देगा और बोल देगा तुम ये काम नहीं कर सकते। तो आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, यहां पर ये बातें बोल के अगर कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहा है तो आप लोग उसको सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पार्ट 3 में जब फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग बात करते हो तो इसके बारे में आप लोग को अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि आप लोग इस तरीके से उसको अपना काम करने से नहीं रोक सकते, ठीक है।
तो ये उसके अधिकार है। अगर आप लोगों को कानून बनाना ही, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी ही है, तो आप लोगों को प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में लगानी पड़ेगी, हवाबाजी नहीं चलेगी, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ये जो केस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद में आप लोगों को हाई कोर्ट इसके नीचे, और फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ऊपर टॉप है, फिर नीचे आप लोगों को होते हुए नजर आ जाएगा। जबकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। उनका खुद का चीफ मिनिस्टर होता है, अपनी जिंदगी अपने हाथ से एंजॉय करते हैं, संविधान ने उनको अलग से पावर दे रखी है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर मुद्दा क्या है, बात की जा रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को ये काम करना है, पर लेकिन आप लोग वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर काम किया जा रहा है कि न्यायालय की अवमानना करना, यानी कि इंसल्ट करना, तो इसको 2 आर्टिकल के थ्रू यहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर होती है और हाई कोर्ट के हाथ में पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो पावर होती है वो आर्टिकल 129 के थ्रू होती है। हाई कोर्ट के हाथ में पावर होती है आर्टिकल 215 कि अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कुछ बोला और उसने उसको फॉलो नहीं किया और ऊपर से इंसल्ट कर रहा है, तो 2 तरीका होता है, एक तो सिविल और एक होता है क्रिमिनल कैटेगरी का। सिविल में तो यह है कि डिसओबे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये काम करना है, वो आया नहीं, तो ये सिविल कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर वो उसके काम काज में इंटरफियरेंस कर रहा है जाकर, ये भाई साहब क्रिमिनल कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अब उसको काम ही नहीं करने दे रहा है, तो इसलिए यहां पर जरूरी है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने बकायदा एक कानून पास किया 1971 में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई, यानी कि कानून पास कर बताया गया कि अब अगर कोई यहां पर इसका हनन करेगा तो सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास कर दिया गया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक यूट्यूबर भाई साहब थे यहां पर, तो मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने यहां पर उनको यहां पर बेसिकली एक तरीके से नहीं, वो क्या किया उनको, मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, धर दबोचा, ठीक है। स्यूमोटो एक्शन लिया गया। स्यूमोटो एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी ने जाकर कंप्लेन नहीं की, उनके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर आए, उन्होंने अपनी मर्जी से यहां पर एक्शन ले लिया। उसने बोला था कि एंटायर जो हायर जुडिशरी है, यानी कि पूरा जो जस्टिस सिस्टम है वो करप्शन से भरा पड़ा है, करप्शन से लबालोर है। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई। तो ये बात जैसे यहां पर पता चली यहां पर जजों को, तो उनको लगा यार ये तो बड़ी बदतमीजी कर रहा है। एक तो इन्फ्लुएंसर है, ऑनलाइन बैठा हुआ है, इतने सारे लोगों को फॉलो, इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये ऐसी बदतमीजी काट रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी इसको सुधारते हैं। तो इस भाई साहब को 6 महीने जेल में डाल दिया ले जाकर। तो ये काफी एक तरीके से अपनी कंट्री में जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए यार हम लोगों को, ठीक है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे देश में बने हुए हैं। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में, तो ये थोड़ी सी डिले हो जाती हैं चीजें कई बार, पर उसके ऊपर काम चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर इंप्रूव कर सकते हैं। पर लेकिन किसी को इस तरीके से बोल देना, जैसे हम लोग पुलिस के बारे में बोलते हैं कि सारी पुलिस जो है वो चोर है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पुलिस के अंदर भी बहुत सारे लोग आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो ईमानदार हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो टिका हुआ है। तो सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, कभी भी एक चीज की वजह से मत बोलो कि सारी चीजें खराब है, तो पहले तोलो और फिर बोलो, वरना ये बहुत गलत चीजें होती हैं। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। ये नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने। अभी जेल जो है वो हमारे कंट्री में काफी ज्यादा भरी पड़ी है। एक इंसान की जगह पर 3-3, 4-4, 5-5 इंसान को ठूस रखा है। तो इसके चलते यहां पर उनको खाली करने की बात की जा रही है। ऐसे लोग जो कि 10 साल या फिर उससे ज्यादा जेल के अंदर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब क्यों जेल भरी पड़ रही है यहां पर, इनको खाली करो। सारे जो भी हाई कोर्ट है उनको बोला गया है। अच्छा, देश के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट हैं आज की डेट में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और कितनी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास में खुद के हाई कोर्ट हैं, ये भी आप लोग बताएगा। सारे के सारे हाई कोर्ट जो हैं उनको डिटेल में यहां पर बताया गया कि आप लोगों को क्या करना है, कि खासकर जो कि जिनका एक आप लोगों को बात बताऊं कि हमारी देश में अगर किसी को लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट दिया गया है और वो 14 साल ऑलरेडी जेल में काट के आ चुका है, तो फिर उसको रिहा कर दिया जाता है। अभी ऐसे केस देखने को मिला बिल्किस बानो के केस में। गुजरात के अंदर में जब दंगे हुए थे 2002 में, उस टाइम पर बिल्किस बानो के साथ में इतनी दर्दनाक घटना हुई कि कोई यहां पर उसको मतलब बोल ही नहीं सकता कि यहां पर एक जरा सा भी कि हाँ ये किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकता है। 14 मेंबर इनकी फैमिली के मर्डर कर दिया गया, इनके साथ में गैंग रेप किया गया, और जिन लोगों ने ये हरकतें की उनको यहां पर सजा दी गई, उनको उम्र कैद की। अब 14 साल पूरे हो चुके हैं उनको, तो वो रिहा हो गए, और जो रिहा हो गए यहां पर उसकी वजह से यहां पर ये काफी बड़ा इशू बना
और उन्होंने पब्लिक में आकर मिठाई विठाई बांटी, पूरा सेलिब्रेट किया। तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इसको नेगेटिव तरीके से देखा कि बोला कि ये गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं होना कि 14 साल दे के आ गए और फिर उसको छोड़ दिया, तो ये गलत बात है। तो ये रेमिशन की पॉलिसी है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसको रोकना चाहिए। यहाँ पर 14 साल अगर कोई हो जाता है तो उसको रेमिशन दिया जाता है। तो कम से कम रेप के मामले में कम से कम आप लोग ये न करो, अगर दूसरे मामले में है तो उसमें कर लो, क्योंकि रेप एक दर्दनाक घटना होती है उस महिला के साथ में जिसने वो सारी चीज़ झेली है। तो यहाँ पर ये पब्लिक में फिर से आई, फिर से यहाँ पर इनके द्वारा बातें उठाई गई, बहुत सारी बातें चली यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा देखने को मिला। पर लेकिन कानून है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून फॉलो करना पड़ा, क्योंकि कानून है इस तरीके से। पर लेकिन कानून के अंदर बदलाव होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी और घटनाएं न घटे। उन्हें कहते हैं कि टाइम रहते हुए चीज़ों को सुधार लेना चाहिए। तो ये बातें हैं। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन है, और इसके बारे में आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, या तो कल होगा या फिर परसों में। थोड़ा सा टाइम नहीं मिला मुझे उस आर्टिकल को बनाने का, ठीक है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, तो जल्दी आप लोगों को वो आर्टिकल पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि समिट होस्ट की गई किस देश के द्वारा, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होस्ट की गई कौन सी कंट्री के द्वारा, आप लोग को ये बताना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया यार, इसमें ये यहाँ पर गायब हो गया ऑप्शन जहाँ पर ये सबमिट हुई है तो यहाँ पर इसको सही कर लेना। चलिए, अब आप लोग भूलोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या है, वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें मैं चेंज कर दूंगा, तो उज्बेकिस्तान आप लोग को आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रिसेंट जो यहाँ पर बात की जा रही किसके बारे में, तो ये यहाँ पर सोनिया कैंपेन के बारे में। तो ये कैंपेन किस लिए था, ये हमारे देश में रिड्यूस करने के एयर पोल्यूशन क्रैकर की वजह से, रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, इसी के साथ में यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जा रही है, या फिर एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने के बारे में बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर कैंपेन के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, बोला गया कि एयर पोल्यूशन कम होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा रिसेंटली अभी रैंकिंग दी गई जिसमें इंडियन जूलॉजिकल पार्क ने टॉप किया। कौन सा पार्क है जिसने टॉप किया, तो आप लोगों यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आप लोगों का पद्मजा जो नायडू। यहाँ पर ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है। फीफा अंडर 17 वुमेन जो वर्ल्ड कप है 2022, ये होस्ट किया गया विच कंट्री के द्वारा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी में रहा है यहाँ पर ये, और अभी इंडिया होस्ट करेगा इसको आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर वो कर दिया गया था कि हाँ ठीक है इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, तो इसकी वजह से भी ये न्यूज़ में था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पर CSET का, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। आंसर इसका ए है, डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि USA की कई सारी एजेंसी है, उनको ये लगता है कुछ काम नहीं है तो चलो यार कुछ काम कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसके द्वारा यहाँ पर यूनिसेफ के साथ मिलकर यहाँ पर बेसिकली लॉन्च किया गया है दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज के थ्रू। एक है दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते मतलब ना टाटा बाय बाय नमस्ते हम नहीं मिलते, मतलब क्या है कि पोस्ट कोविड-19 किसी से हाथ न मिलाना, गले न मिलना, डिस्टेंस बनाकर रखना। तो दूर से नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट का जिम्मेदारी उठा रही है, यानी कि अपने कंधों पर भार लेकर चल रही है, ठीक है, और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर, ताकि हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा सके। यूनिसेफ के बारे में जाकर पढ़िएगा, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर हेडक्वार्टर वगैरह लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि अब आप लोग रुपी में भी इनवॉइस या फिर पेमेंट या सेटलमेंट कर सकते हो ट्रेड के मामले में। नॉर्मली रुपी में देखने को नहीं मिलता था, तो ये हमारे देश में जो रुपये की वैल्यू है वो अच्छे लेवल पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। विंडफॉल टैक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बताइए क्या होता है विंडफॉल टैक्स, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल या एयर ट्रैफिक जो फ्यूल है, या फिर यहां पर बात करें डीजल एक्सपोर्ट है, उसमें अभी इसको कम कर दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा टैक्स लग रहा था, ये बोला जा रहा था काफी फायदा हो रहा है, तो इसके चलते अभी यहां पर इसको फिक्स किया गया थोड़ा सा, ठीक है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा अप्रूव किया गया कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक कंपनी है जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में ये मर्ज होने जा रही है, जिसका नाम है यहाँ पर एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल चुका है, अब ये एक दूसरे के साथ में मर्ज होकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। कुछ और छोटी छोटी न्यूज आप लोगों के सामने, यहाँ पर एक नाम है यहाँ पर हेलुसिन ऑफ स्विट्जरलैंड, इसके द्वारा बेचा गया एम्बुजा सीमेंट एंड ACC टू अदानी। अदानी जो है दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर होलोसिम अब यहाँ पर ये बेच चुकी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, $6.4 बिलियन में। कितना बड़ा अमाउंट होता है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डायबिटीज की जो बेसिकली दवाई यहाँ पर लाई जा रही है, तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए फायदेमंद है। नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, इसका नाम है सीताग्लिप्टन, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 60 रुपए पर पैकेट, यानी कि अफोर्डेबल बनाने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है स्वाति पिरामल, आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। तो इनको अभी एक अवार्ड दिया गया जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज के अंदर में। इनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन, हमारे देश में सिविलियन कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, बताइए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस का है, यहाँ पर ये है कैवेलियर डीडा लीजन डी ओनर, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज में लिखा है। वैसे यहाँ पर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ओनर बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ये फ्रांस का अवार्ड है और हाईएस्ट अवार्ड है, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को दिया जा रहा है। क्या इससे पहले भी हमारे देश के किसी इंसान को मिला है, बताइएगा जरूर, ठीक है। इंस्पायर सीरीज में, ताकि स्टार्टअप लोग अपना स्टार्ट करें, यहां पर स्टार्टअप जो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करें तो 60 ऐसे स्टार्टअप है जिनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं ये किसने करा, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र जो है उनके द्वारा यहां पर ये काम किया गया। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यहाँ पर इंडियन बैंक एसोसिएशन की 75th एनुअल मीटिंग देखने को मिली मुंबई के अंदर में। तो एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेशनल डे ओजोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया 16 सितंबर को। तो 35 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं बने हुए को, तो उसको कैसे लेकर चलना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, उसके ऊपर फोकस किया गया। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, लड़ रहे थे कुत्ते बिल्ली की तरह, उन्होंने सीज फायर कर अभी यहाँ पर किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया फर्स्ट एवर संघाई टूरिज्म और कल्चर कैपिटल के तौर पर 2022 में, जो संघाई जो यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो मीटिंग है यहाँ पर काउंसिल ऑफ द स्टेट जो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन की यहाँ पर, वो समरकंद उज्बेकिस्तान में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली 22nd मीटिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोगों से प्लेस इन न्यूज के बारे में क्या हो गया प्लेस इन न्यूज के बारे में आप लोगों से कई बार पूछ ले जाता है, तो यहाँ पर उसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। कल को अगर क्वेश्चन बने आप लोगों के सामने तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुंबई है आप लोगों से पूछे किस पर्टिकुलर आइलैंड पे है, ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। तो क्योंकि अभी यहाँ पर फ्लड आप लोगों को देखने को मिली, तो याद रखिएगा यहाँ पर सेलसेट, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आइलैंड, एक द्वीप जिसके यहाँ पर ऊपर मुंबई टिकी हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक महानगर की कैटेगरी में मुंबई आप लोगों को देखने को मिलता है। और ब्रिटिश टाइम पे 18th सेंचुरी में बॉम्बे आप लोग बोलते हैं ना, बॉम्बे आज के डेट में मुंबई बोल देते हैं, एक सिटी बन गई है, वरना बॉम्बे पूरा एक प्रोविंस हुआ करती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर 5 नए शब्द यहाँ पर जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे और इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो आप लोग, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर यशवर्थी, यानी कि सांवला, ठीक है। डार्क कॉम्प्लेक्स जिसका होता है, उन्हें कहते हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ठीक है। तो इंसान जो है कलर से बेसिकली कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए, इंसान का नेचर अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंडाइन, ये होता है उचित, अप्रोप्रिएट, ठीक है, यानी कि सही है, एक तरीके से जस्टिफाइड है कि हाँ ये सही है। तो इसमें आप लोगों के सामने सिनोनिम्स, पर्यायवाची और एंटोनिम्स, विलोम शब्द भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये इंसान काफी क्रेडिबल है, यानी कि इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो क्रेडिलिस यहाँ पर भरोसेमंद आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग मम्मी पापा पर विश्वास करते हैं आंख बंद कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, काफी बड़ा विश्वास हो गया यहाँ पर। तो ये आप लोगों को एक ट्रस्ट के तौर पर आप लोग देखने को मिलता है। पर लेकिन जैसे अभी यहाँ पर चंडीगढ़ में आप लोगों को चीजें देखने को मिली, वो विश्वासघात था यहाँ पर बिल्कुल सरासर, जो उस लड़की के द्वारा उन लड़कियों के साथ में किया गया, ठीक है। एम्पीरियन यहाँ पर स्वर्ग बोल सकते हैं, हेवन, पैराडाइज आप लोग नॉर्मल शब्द से अगर बोले। रिसेंट ये आप लोगों को देखने को मिलेगा निष्प्रभाव, ठीक है, अबोलिश कर देना, एब्रोगेट, खत्म कर देना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं दोनों आप लोगों के सामने। ये एनडीए, सीडीएस या फिर एसएससी का जो एग्जाम देते हैं, एक बच्चा बोला है सर ये सीजीएल में भी काम आएंगे क्या, सीजीएल का फॉर्म आया अभी, ठीक है। तो यार ये इंग्लिश है, उस इंग्लिश सीजीएल में थोड़ा ना बोलेंगे, ये तो यार यूपीएससी के सिलेबस में यहाँ पे नहीं डालेंगे हम। एंटोनिम्स ये वाला जो शब्द है ये तो यूपीएससी में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा, एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है, ऐसे थोड़े ना होता है। ये न्यूज़ मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ये आइलैंड पूछ लिया आप लोगों से, और ये तो यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट है, एसएससी में थोड़ी ना आएगा ये। यार करंट अफेयर है मेरे भाई, ये लोकेशन के नाम है। आप लोग इसमें एसएससी और ये सीजीएल और ये आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कैसे निकाल लेते हो। स्टडी करनी है बैठ के प्रॉपर वे में, टॉपिक को तैयार करना है। अब वो टॉपिक यूपीएससी में पूछ ले, एसएससी में पूछ ले, या फिर आप लोगों से यहाँ पर वो स्टेट पीसीएस में पूछ ले, बैंकिंग में पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है आप लोगों से। करंट का टॉपिक है, बैकग्राउंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, कहीं आइलैंड के बारे में पूछ लेगा, कहीं मैच के बारे में पूछ लेगा, कहीं पर उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ लेगा, इतना हो सकता है। तो टॉपिक कैसे तैयार कर लो कि कहानी खत्म हो जाए, पूछ ले भाई साहब जहां से तुझे पूछना है, हमने तो पूरा तैयार कर लिया है। तो वो वाली कंडीशन आप लोग अपनी लाइफ में रखनी है, ठीक है।
तो ये बाकी आज के SLV कमांडो यहाँ पर ये है। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, जिंदगी में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गोल को रिकॉल करते रहो। और जैसे मैंने बोला है ना कि जब आप लोग एक तरीके से अपने गोल को बोलते हो कि आज ये पूरा करना है और फिर आप लोग उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को लगना चाहिए कि यार मैं जिंदगी में जिस तरीके से जो काम करने के लिए बैठा हूं वही काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये कर पा रही हूं। तो आप लोगों को गिल्टी फील होना चाहिए उस चीज के लिए, पर लेकिन उसको इंप्रूव भी करना है। फील करने से काम नहीं चलते हैं, वरना फील करते करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। तो जरूरी है कि उसके बारे में सोचो भी आप लोग, और वो कब होगा, जब आप लोग अपने गोल को फील करोगे। इसलिए कह रहा हूं अपना गोल अपने सामने लिख के रख लो, उसको रिकॉल करो कम से कम दिन में 3 बार, एक उठते ही, एक दोपहर में और दूसरा सोने से पहले। तो जिंदगी में आप लोग को अचीव होना चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। और बाकी जो भी वीडियोस वगैरह वो सारी चीजें शेयर की जा रही है। तो एक सभ्य सिटीजन होने के नागरिक, एक तरीके से भारतीय नागरिक होने के नाते कोशिश करो कोई भी वीडियो आप लोगों के पास में ऐसे आई है तो वो आप लोगों को तुरंत डिलीट करनी है। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोग की ये बैलेंस डाइट क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, सारी की सारी आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। बैलेंस डाइट का फीडबैक जरूर देना, और 6 बजे अपना शेड्यूल आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट 6 बजे आता हूं, बाकी आप लोग देखो कि आप लोग किस टाइम आते हो। आप लोग अपना टाइम फिक्स कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि आप लोग सोचो जब लोग उठे भी नहीं है तब आप लोग अपना आधा काम निपटा चुके हो। तो ये होता है शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलना। तो ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इंप्रूव करने की, पर लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमेशा अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर आप लोगों को चलना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। शानदार तरीके से दिन को एंजॉय करो, और ये वीक है शानदार तरीके से इसको देखो। फीडबैक जरूर देना, 1 सेकंड लगेगी, इससे पता चलता रहता है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसी के साथ में रिकॉल जरूर करना जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।